अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज हेतु मूंग और उड़द की फसल पौध संरक्षण उपायों पर जानकारी। गुणवत्ता युक्त टसर रेशम पालन हेतु कोयों की देखरेख। कपास की फसल को हानि पहुंचाने वाले मिलीबग कीट का नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जो भी किसान मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उसमें कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। इनका नियंत्रण समय से ना किया गया तो फसल से कम उपज मिलेगी। तो मूंग और उड़द को हानि पहुंचाने वाले इन कीट और रोगों के नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक। उड़द और मूंग में कई प्रकार के रोग आते हैं। जैसे सबसे प्रमुख एक रोग है पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग यह फफूंद नाशक रोग है और सर्कोस्पोरा नाम की फफूंद से फैलता है। लाल रंग के गोल गोल या कोणीय धब्बे पत्ती पर बनना शुरू होते हैं और ये धीरे धीरे पत्ती का काफ़ी भाग को घेर लेते हैं। पत्ती जो है लाल से भूरे रंग की हो जाती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है और उसमें जो जितना भोजन बनना चाहिए उतना भोजन नहीं बन पाता है और फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इसी प्रकार से उड़द मूंग में एक रोग और आता है जिसे हम एंथ्रेक्नोज पत्ती धब्बा नाम के रोग से भी जानते हैं और ये रोग भी धीरे धीरे फली पर भी फैलने लगता है। फली का भाग भी काफ़ी खराब होने लगता है और तने पर भी यह रोग चला जाता है। इस रोग से भी फसल को काफ़ी हानि होती है। इसी प्रकार से इसमें जो है अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग भी आता है। ये 3-4 पत्ती धब्बा रोग फसल ये उड़द मूंग की फसल को काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार के अगर खेत में लक्षण दिखाई दें तो किसान भाइयों इसमें जो है मैनकोजेब नाम की दवा का छिड़काव करें। मैनकोजेब दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं या प्रति हेक्टेयर 1250 ग्राम दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव करेंगे तो उड़द मूंग की जो फसल है उसमें ये जो पत्ती धब्बा रोग हैं इनसे आप अपनी फसल को सुरक्षित कर लेंगे और अधिक से अधिक आपको उत्पादन मिलेगा। कभी कभी उड़द मूंग की फसल बोने में देर हो जाती है, लेट हो जाती है और तब जो है भभूतिया रोग या जो है सफ़ेद सफ़ेद जो पाउडर है वो पत्ती के ऊपर आ जाता है। ऐसा रोग भी दिखाई देता है और यह जो रोग जब आ जाता है तो पत्ती का पूरा भाग सफ़ेद सफ़ेद पाउडर से ढक जाता है और फसल को काफ़ी नुकसान होती है। इस प्रकार का रोग अगर जब फली बनने की अवस्था है या फली बन गई है, पकने की अवस्था है, उस वक्त अगर ये रोग आता है तो दाने पोचे रह जाते हैं, दाने हल्के हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है। उस अवस्था में रोग के नियंत्रण हेतु सल्फ़र डस्ट बाज़ार में उपलब्ध है तो 20 से 25 किलोग्राम सल्फ़र डस्ट प्रति हेक्टेयर के मान से भुरकाव करना चाहिए और
सल्फेक्स पाउडर, वेटेबल पाउडर है, घुलनशील पाउडर है, पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए। ये 3 से 4 किलोग्राम पाउडर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये भभूतिया रोग, पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है, इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसी प्रकार उड़द मूंग में एक रोग और आता है जो वायरस जनित रोग होता है, जिसमें येलो वीन मोजैक वायरस के नाम से जाना जाता है। पीले पीले चितक भरे रंग के धब्बे उड़द और मूंग की जो ऊपर की 2-3 पत्तियां होती हैं उनमें ये दिखाई देना शुरू होता है और धीरे धीरे पौधे का पूरा भाग पीले पत्ती धब्बा रोग से ग्रसित हो जाता है और पीला मोजैक रोग है ये धीरे धीरे पूरे खेत में फैलना शुरू होता है। इसका फैलने का मुख्य कारण ये है कि इसमें जो चूसने वाले कीट होते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी हुई, एफिड हुआ, जैसिड हुआ, थ्रिप्स हुआ, हरा मच्छर हुआ, ये ऐसे अस्वस्थ पौधे जो होते हैं, जो पीले जिनकी पत्तियां हो जाती हैं, ऐसे पौधों से रस चूस करके और हमारे जो स्वस्थ पौधे होते हैं फसल में, उन पर ये रस को छोड़ देते हैं और वहाँ इसके लक्षण पहुँच जाते हैं। यह वायरस वहाँ चला जाता है कीटों के माध्यम के द्वारा, तो धीरे धीरे ये लाखों की संख्या में कीट होते हैं और रस चूसते हैं, तो ये जो है बहुत तेज़ी से इस रोग को पूरे खेत में फैला देते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो है मोजैक रोग है, इसको रोकने के लिए हमें कीट नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है और कीट नियंत्रण हेतु डाईमेथोएट दवा आपका 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो उड़द मूंग के चूसने वाले कीट हैं इससे नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार उड़द मूंग में फली लगती है तो फली छेदक या फली को खाने वाले जो कीट हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इस तरह की इल्ली दिखाई दे रही है जो दानों को खा रही है, उस अवस्था में डाईमेथोएट नाम की दवा है, डाईमेथोएट दवा, ये 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से यानी 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो है इसकी फली छेदक जो कीट है, इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और आप उड़द मूंग में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं, बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान दिन प्रतिदिन टसर रेशम पालन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अतः इस व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए किसान इसके कोयों को कब और किस समय पर काटें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश पांडे। कोसा का कलेक्शन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें
हमको ज़्यादातर देखरेख की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेज है जिसके बाद आपको कोसा मिलने वाला है और आप अपने घरों में कोसा को ले जाएंगे। इस दौरान सबसे पहला यह है कि जब आपका कीड़ा 5वीं अवस्था में पहुंच जाता है, उस दौरान आप कीड़े को ध्यान में रखना है कि आप कीड़े का अनावश्यक ट्रांसफ़र न करें। कीड़ा अगर पूरी तरह से खाना खा लिया है और उसका ऊपर की तरफ अगर मुंह की तरफ उठा के चल रहा है, तो आप समझिए कि कीट में कहीं न कहीं अब यह कोसा बनाने की स्थिति में है। और जिस समय कोसा बना रहा हो उस दौरान अनावश्यक ट्रांसफ़र न करें। कोसा बनाने के दौरान जब आपका कोसा तैयार हो रहा है, उस दौरान आपको सुबह से शाम तक अपने फील्ड में समुचित तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेस्ट हैं, प्रीडेटर्स हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषकर गिलहरी से नुकसान होता है, कौवे से नुकसान होता है, तमाम तरह के पक्षी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस दौरान आपको फील्ड में उपस्थित रहना है, जिससे इस दौरान कीट को कोई नुकसान न हो। विशेषकर सुबह के तौर पे सुबह के समय में अगर आप उपस्थित रहते हैं, क्योंकि सुबह के समय ही कीट जो विभिन्न प्रकार की चिड़िया है वो भूखे रहते हैं और सुबह में आते हैं और उस दौरान नुकसान ज़्यादातर पहुंचाते हैं। तो अगर ये कोसा बनाने की जो स्टेज है ये 5 से 6 दिन तक चलता है फील्ड में, इस दौरान अगर आप समुचित देखरेख करते हैं तो आपको अधिक से अधिक कोसा का उत्पादन होगा और उस कोसे से आप अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि जनरली कोसा बनाने के दौरान हम कोसे को जब काटते हैं उसको समय से काटें। कोसा बनने के 3-4 दिन बाद ही उसको काटें, क्योंकि इस दौरान आपको बाहर से लगता है कि हमारा कीट कोसा बना दिया है, लेकिन अंदर में वो सिल्क का उत्पादन करता रहता है। अगर आप समय से पूर्व वहां से आप हटा देंगे और घर में ले जाएंगे, समय से पूर्व कोसा काट लेंगे, तब भी आपका नुकसान है। और लेट करने में भी नुकसान है, क्योंकि गिलहरी के द्वारा नुकसान होगा, कौवे के द्वारा नुकसान होगा, जिससे आपको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। कोसा काट करके आप ले आते हैं, उसको माला बना लीजिए, 5-5 का एक झुंड बना करके उसको 20 ऐसे झुंड बनाएंगे तो 100 की एक माला तैयार हो जाएगी। उस माले को सीधे लगा करके पेडंकल की तरफ आप बांध करके सीधे लगा करके फील्ड में आप जहां भी अपना ग्रेनेज कर रहे हैं वहां पे काट दीजिए, वहां पे टांग दीजिए। और जिससे अब अगर भंडारण उसका समुचित तरीके से करते हैं तो आपको किसी पेस्ट से उसका नुकसान नहीं होगा और आपको लाभ होगा। अगर इस कोकून का आप उपयोग आने वाले क्रॉप में सीड क्रॉप के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं, उस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डिजीज का समुचित तरीके से परीक्षण हो और इसके बाद आप उसको उत्पादन में उपयोग में ला सकते हैं। अगर इस कोसे का उत्पादन आपको बिक्री के लिए करना है तो समय से इसको सुखा करके बाजार में समुचित दर से इसको बेच दें और लाभ कमाएं। इस दौरान कोसा काटने के दौरान आपको एक महत्वपूर्ण बात जो है हमेशा ध्यान रखना है कि कोसा काटने के दौरान अगर कोई भी कोसा पूरी तरीके से न बना हो, उस दौरान आप उस कोसे को लेकर के आप काट करके अगर करते हैं तो उससे आपको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। जब तक कोसा पूरी तरीके से फील्ड में न बन गया हो, जल्दबाजी में कोसे को न काटें, जिससे आपको नुकसान होगा। बरसात के दिनों में अगर कोसा काटने के दौरान बरसात हो रही है तो गीले अवस्था में उसको न काटें, क्योंकि भीगा हुआ कोसा जब आप ले जाके भंडारण में करते हैं तो उस समय पे फंगस लगने का चांस है। इसलिए कोसा को ऐसे समय में काटें जब मौसम धूप वाला हो, जिससे आपको उस कोसे के तमाम तरह के कोसा में जो फंगस लगते हैं इस सब बीमारियों से आपको लाभ मिलेगा और आपको आर्थिक क्षति नहीं पहुंचेगी। तो किसान भाइयों, आशा है कि आप आने वाले दिनों में आप समुचित तरह से तसर कीट पालन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे और अपने खेत की देखभाल करेंगे, जिससे आपका आर्थिक लाभ होगा और उससे हमारे संस्थान की भी उन्नति होगी, देश की भी उन्नति होगी। प्रदेश के जो भी किसान सूकर पालन व्यवसाय कर रहे हैं वो उससे अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब उनके नवजात बच्चों की देखभाल सही तरीके से की जा सके। तो सूकर के नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करना है और इसकी जानकारी दे रहे हैं वेटनरी कॉलेज रीवा के वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार पटेल। पशुपालन में ही एक बड़ा व्यवसाय है सूकर पालन। सूकर पालन के व्यवसाय को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है, बशर्ते कि सूकर पालन की छोटी छोटी चीजें
जो ध्यान में रखी जाएंगी तो ये धंधा लाभ का धंधा बन सकता है। मादा जो है तो जन्म जो है बहुत सारे बच्चों को देती है, इसके लिए इसका प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो सूकर के बच्चे के पैदा होने के समय होता है उस समय पे व्यवस्थित ढंग से उसको देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि यदि व्यवस्थित ढंग से देख रेख नहीं की जाएगी तो जनन के समय ही कुछ बच्चों की मृत्यु हो सकती है। उस मृत्यु दर को घटाने के लिए यदि व्यवस्थित प्रबंधन किया जाएगा तो उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि इसको लाभ के रूप में देखा जा सकता है। सूकर जब जन रही होती है तो उस टाइम पे उसका जो है वो बहुत ही आक्रामक हो जाती है, इसलिए उस टाइम पे अटेंडेंट को थोड़ा दूर रहना चाहिए और जहाँ पे जन रही होती है वहाँ पे एक गार्ड रेल लगी होनी चाहिए जो 1 फीट ऊंची और 1 फीट चौड़ी होनी चाहिए चारों तरफ, जिससे कि अटेंडेंट जो है तो उस सूकर के बच्चों को उस गार्ड रेल की तरफ ले जा सके। क्योंकि सूकर जब जनती है तो उस टाइम पे उसमें जो है तो एक के ऊपर एक दबने के कारण बच्चों में जो है मृत्यु दर बढ़ जाती है। सूकर के बच्चों में दूसरा मृत्यु का कारण है कि उनमें भूख के कारण सूकर के बच्चे ज्यादा मरते हैं। जो आखिरी वाला बच्चा होता है और जो शुरू में जना हुआ बच्चा होता है उनके वजन में दुगने का अंतर होता है। तो जो आखिरी वाला जना बच्चा होता है वो अपने पहले वाले जने हुए बच्चे से प्रतिस्पर्धा भोजन के लिए नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वह भूखा रह जाता है। यदि इस भूखे रह जाने के कारण वह उसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। जिस थन को पहली बार वो पीता है उसी थन को उसके हमेशा पीने की आदत होती है। तो यदि सही प्रबंधन के द्वारा जो आखिरी में जना हुआ बच्चा है उसको आगे के थनों में यदि पिलाया जाएगा और जो शुरू में जना हुआ बच्चा है उसको पीछे के थनों में पिलाने की आदत डाली जाएगी तो उसकी हमेशा की यही आदत हो जाएगी। यदि पहले 2-3 दिन ये आदत डला दी जाएगी तो वो हमेशा ऐसा ही करेंगे और आखिरी में जना हुआ बच्चा भी पर्याप्त मात्रा में भोजन पा पाएगा, जिससे कि उसके भूख के कारण मृत्यु नहीं होगी। यदि इस तरह नहीं किया गया कि सामने के थन पिलाए जाए तो उनको मिल्क रिप्लेसर या कि गाय के दूध को भी उसको पोषण तत्व के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जब ये बढ़ना शुरू करते हैं तो इनका जो है तो भोजन पर्याप्त मात्रा में होना मुमकिन नहीं हो पाता है, तो 3 से 4 हफ्ते तक दूध उत्पादन जो है बढ़ता जाता है। इसके बाद जो है छोटे बच्चों का दूध उत्पादन को जब घट जाता है तो उनको माँ से अलग कर देना चाहिए। जब माँ से अलग करते हैं तो उस टाइम पे उनको क्रीप राशन दिया जाता है। क्रीप राशन में प्रोटीन का जो मात्रा होनी चाहिए वो 26% से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और यदि प्रोटीन की मात्रा होती है तो जल्दी से विकास होगा। पानी का हौज जो है तो थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि उसमें सूअर जो है गंदगी ना कर सके और उस पानी को दिन में 2 से 3 बार परिवर्तित कर देना चाहिए। जो पानी गंदा हो उसको KMNO4 डाल के उसको साफ रखना चाहिए और साफ सुथरा पानी पिलाना चाहिए। पशु स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि साफ सफाई अच्छी होगी तो उसका वजन तेजी से बढ़ेगा। साफ सफाई ऐसे कि उसको हमेशा नहलाना चाहिए और उसके शेड को पर्याप्त मात्रा में साफ किया जाना चाहिए। तीसरा मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण है कि उनमें पिगलेट एनीमिया नाम की बीमारी पाई जाती है। तो पिगलेट एनीमिया क्यों होती है? पिगलेट एनीमिया मीन्स अल्प रक्तता। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें आयरन की पहले से ही संचित मात्रा कम होती है। जो दूध उसको पिलाया जाता है वो माँ का दूध भी आयरन में कम रहता है। तीसरी चीज जो है कि हम लोग जो है सूअर प्रबंधन जो कर रहे हैं वो पक्का फ्लोर में कर रहे हैं और पक्का फर्श में करने के कारण वो मिट्टी नहीं खा पाता है, इसलिए भी उसमें आयरन की कमी हो जाती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए हम या तो माँ के थन में फेरस सल्फेट का लेप लगा सकते हैं। उसके जहाँ पे फर्श में पाला जा रहा है वहाँ पे यदि फ्रेश मिट्टी स्टरलाइज मिट्टी रख दी जाएगी, वो मिट्टी खाने से भी वह आयरन की कमी दूर हो सकती है। इसको और व्यवस्थित ढंग से करने के लिए हम जो है आयरन डेस्ट्रान के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जो एक इंजेक्शन 1 हफ्ते में लगाया जाता है। कम से कम 3 हफ्ते तक यह इंजेक्शन लगाया जाना जरूरी होता है।
सुअर पालक जो है तो अंतः परजीवियों के लिए दवाइयां का उपयोग नहीं करते हैं, और चूंकि सुअर जो है तो कुछ भी उल्टा सीधा खराब चीजें खाता रहता है, जिससे क्या है उनके पेट में परजीवी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उनको पूरा पोषक आहार नहीं मिल पाता है। यदि इसके लिए एल्बेंडाजोल नामक यदि दवाई दी जाएगी तो उनके परजीवी अंतः परजीवी खत्म हो जाएंगे, और इससे उनका जो आहार दिया जाएगा उनके मांस वृद्धि में सहयोगी होगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ये जादू है, हकीकत नहीं, और हकीकत ये है जो हो जाता है लौटता नहीं। ये कोई हादसा भी हो सकता है, खुशी का लम्हा या किसी मजलूम की आह भी। जिंदगी के तमाम पहलुओं में छिपा है वो सच जो जादू नहीं हकीकत है, और हकीकत के साथ है ETV। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कपास की खेती हमारे राज्य के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में प्रमुख रूप से की जाती है, और जिन भी किसानों ने कपास की फसल लगा रखी है उनके यहाँ कपास की फसल में मिलीबग कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो कैसे करें कपास की फसल में मिलीबग कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SK शर्मा से। मिलीबग बीटी कपास का एक प्रमुख कीट है। बीटी कपास के अलावा ये सभी फलदार पौधों, सब्जियों व सजावटी पौधों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसके कारण फसल पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। हमारे देश में कपास की फसल पर व अन्य सजावटी पौधों में मिलीबग की 3 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तरी व मध्य भारत में पिनाकोकस सोलेनोप्सिस किस्म प्रमुख है। यह इस किस्म के पीठ पर पीछे की तरफ 2 काली धारियां पाई जाती है, जो कि अन्य प्रजातियों में अनुपस्थित रहती है। इसकी अकेली मादा कीट अनिषेक जनन के द्वारा 150 से 600 अंडे तक देती है, जिसमें अधिकतर मादा ही पैदा होती है। अंडों से 3 से 9 दिन के अंदर निम्फ निकलते हैं, जिन्हें हम क्रॉलर कहते हैं, जो कि 22 से 25 दिन में वयस्क कीट बन जाते हैं। इस दौरान इसके शरीर पर एक मोटी मोम की परत विकसित हो जाती है, जो इन्हें रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचाती है। ये कीट वर्ष भर जनन करते हैं तथा गर्म जलवायु में अधिक सक्रिय रहते हैं। ये शीत ऋतु में इनका नुकसान कम देखा गया है। शीत ऋतु में ये कीट अंडकोश के अंदर अंडों में या पोषक पौधों और जमीन के अंदर दूसरी अवस्थाओं में जीवित रहते हैं। इस कीट के द्वारा विभिन्न फसलों की पत्तियों, टहनियों व पौधों के तनों से रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देते हैं। इसके प्रकोप से पौधों पर डीडू की संख्या कम हो जाती है, पैदावार कम हो जाती है तथा ये डीडू आकार में छोटे व बेडोल हो जाते हैं। इस कीट के द्वारा पौधों की पत्तियों में लार छोड़ने से पत्तियां आपस में मुड़ जाती है, पौधा ऊपर से झाड़ीनुमा रह जाता है व बौना दिखाई देता है दूर से। कीट अपने शरीर से एक मीठा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कि चींटियों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा बाद में पत्तियों में काली कजली फफूंद के बढ़ने से यह रोग ज़्यादा फैल जाता है, जिससे अंततः पौधों की भोजन प्रक्रिया बाधित हो जाती है व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इस कीट का प्रसारण ग्रसित पौधों से मिलीबग हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा, पक्षियों द्वारा, पशुओं द्वारा या मनुष्यों द्वारा कपास की फसल व अन्य सजावटी पौधों तक पहुंचता है। इसके क्रॉलर अधिक सक्रिय होते हैं तथा अपने शरीर पर ये मोम की परत की सहायता से यह औजारों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा या चींटियों के द्वारा चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार चींटियां इनके प्रसारण में बहुत ज्यादा सहायक है। इन दोनों में सहजीवन की प्रक्रिया है। इस कीट के प्रबंध के लिए किसान भाई एकीकृत प्रबंध प्रणाली को अपनाएं, जिसमें है खेत के आसपास 4 प्रमुख खरपतवार, गाजर घास, धतूरा, आक व मकोए, परपोषी खरपतवारों को नष्ट करें
खेत तैयार करते समय खेत के आसपास चींटियों के बिल अगर दिखाई दें तो किसान भाई उनमें दवा का प्रयोग, क्लोरोपाइरीफोस का प्रयोग करके उन्हें नष्ट करें। फसल की शुरुआती अवस्था में मिलीबग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर गड्ढे में दबाकर ऊपर से किसी भी अनुमोदित कीटनाशक का छिड़काव करके उन्हें समाप्त करें। खेत में काम में आने वाले औजारों को स्वस्थ फसल में ले जाने से पहले पानी की तेज धार से साफ करें। उन्हीं पौधों पर छिड़काव करना चाहिए जिन पर कीट उपस्थित हों। इस प्रक्रिया से प्रकृति में पाए जाने वाले मित्र कीटों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि इस कीट का प्रकोप जहाँ ज्यादा है उसी जगह पर इस कीटनाशक का प्रयोग करें। अधिक नमी वाली स्थिति में वर्टिसिलियम लैक्ने 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से किसान भाई शाम के समय छिड़काव कर सकते हैं। ज्यादा प्रकोप की अवस्था में किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में थायोडिकार्ब, प्रोफेनोफोस या क्लोरोपाइरीफोस दवा 20% EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बदल कर समूह बदलकर 2-3 बार आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाई यह भी ध्यान रखें कि पशुओं को मिलीबग से ग्रसित खेतों में चराने के लिए न ले जाएं। इस प्रकार किसान भाई समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली अपनाकर मिलीबग कीट का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जाजपुर, जिला खरगोन के कृषक मनीष सिसोदिया ने। इनकी मिर्ची की फसल में पत्ती सिकुड़न रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो मनीष सिसोदिया जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले यहाँ पर मौसम में बारिश पहले काफ़ी हो गई थी शुरुआत में, फिर उसके बाद बारिश रुक गई और धूप काफ़ी अच्छी खिल गई, जिसकी वजह से वायरस रोग आने की संभावना अधिक बढ़ गई है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ग्रसित पौधों को पहचानने का लक्षण ये है, जो पौधे की स्वाभाविक वृद्धि होती है, स्वाभाविक वृद्धि ना होकर पौधा बौना हो जाता है, पत्तियां संकुचित हो जाती हैं, ऊपर से मुरझाई हुई लगती हैं और उसमें फूल और फल की मात्रा कम हो जाती है। आप सबसे पहले जो पौधे बोने से दिख रहे हों, पत्तियां असंकुचित टाइप की लग रही हों, उन पौधों को आप अपने खेत से उखाड़ लीजिए और बाहर खेत के एक गड्ढा बनाइए जिसमें उन पौधों को, ग्रसित पौधों को दबा दीजिए। फिर इनके रोकथाम के लिए, क्योंकि ये वायरस रोग वाहक कीट द्वारा फैलता है, तो वाहक कीटों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए और वायरस रोगों को नियंत्रण के लिए आप वेटेबुल सल्फर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर और रोगार 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते रहिए। 10-15 दिन के बाद पुनः इसको छिड़काव करिए, आपका मिर्च सुरक्षित रह सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने पड़ोस के खेतों के किसानों भाइयों को भी इस मात्रा का छिड़काव जरूर बताइए, क्योंकि विषाणु के जो रोग वाहक कीट हैं वो दूसरे के खेत से आपके खेत में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए आप अपने बगल के खेतों को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। पड़ोस के खेत वाले कृषक भाइयों को भी इस चीज की जानकारी दीजिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु मक्का की फसल का प्रबंधन, गाय में होने वाले खुरपका और मुंहपका रोग के लक्षण, बचाव एवं उपचार। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।